हेलो गाइस, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं। ऑलरेडी पार्ट 12 तक कंप्लीट हो चुका है और ये पार्ट 13 है जो कि हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 181 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट विच डील्स विथ ह्यूमन एलिमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। ऑप्शन ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बी मैन पावर मैनेजमेंट, सी पर्सनल मैनेजमेंट या डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। जो वो भाग किसी भी मैनेजमेंट का जो डील करता है ह्यूमन एलिमेंट किसी भी संगठन से का, उसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहा जा सकता है, मैन पावर मैनेजमेंट भी कहा जा सकता है, पर्सनल मैनेजमेंट भी कहा जा सकता है। तो द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट विच डील्स विद एलिमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहा जाता है, मैन पावर मैनेजमेंट भी और पर्सनल मैनेजमेंट। तो तीनों करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, द ट्रेडिशन ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ सिविल सर्विसेज वाज डेवलप्ड इन ऑप्शन ए चाइना, बी फ्रांस, सी यूके और डी यूएसए। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी का जो ट्रेडिशन है वो कहाँ डेवलप हुआ? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यूके। ये जो सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी का ट्रेडिशन है ये यूके में डेवलप हुआ। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। पहली बार सिविल सर्विस का एग्जाम ऑन बेसिस ऑफ मेरिट, सिविल सर्विस में मेरिट के हिसाब से एग्जाम लेके प्रॉपर तरीके से किस कंट्री में लोगों को रिक्रूट किया जाता था सिविल सर्विस के लिए? फिर से क्वेश्चन हम दोहराते, सिविल सर्विस के लिए लोगों को एग्जाम लेके रिक्रूट किया जाता था, मेरिट सिस्टम टाइप था कुछ सिस्टम, वो पहली बार किस कंट्री में हुआ था ये बताना। ये क्वेश्चन हम लोग देखने वाले नहीं इस वीडियो में, पर आप लोग के लिए ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा वो कौन सा कंट्री है जहाँ पे सिविल सर्विस को लेके शुरू से ही एग्जाम पहले से मतलब पहली बार एग्जाम वगैरह कंडक्ट किया जाता था। तो अगला सवाल है, विच सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस इज प्रेवलेंट इन इंडिया? कौन सा पब्लिक सर्विस का रिक्रूटमेंट सिस्टम इंडिया में प्रचलित है? ऑप्शन अथॉरिटेटिव सिस्टम, बी मेरिट सिस्टम, सी स्पोल सिस्टम और डी सेमी मेरिट सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भारत में पब्लिक सर्विस में रिक्रूटमेंट का कौन सा मेथड प्रचलित है? करेक्ट सिस्टम होगा इसमें मेरिट सिस्टम, क्योंकि जो सिविल सर्विस का एग्जाम्स वगैरह प्रॉपर तरीके से लिए जाते हैं उसके बाद रिक्रूटमेंट किया जाता है पब्लिक सर्विस में, तो उसे मेरिट सिस्टम भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट इज मोस्ट वाइडली प्रेवलेंट इन मॉडर्न स्टेट? मॉडर्न स्टेट में कौन सा रिक्रूटमेंट सिस्टम बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है? ऑप्शन ए अथॉरिटेटिव सिस्टम, बी मेरिट सिस्टम, सी स्पोल सिस्टम और डी सेमी मेरिट सिस्टम। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? पिछले क्वेश्चन में हम लोग इंडिया के संदर्भ में देखे थे, इस क्वेश्चन में मॉडर्न स्टेट्स के संदर्भ में एस्पेक्ट में। क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मेरिट सिस्टम। आजकल देखिए बात ऐसा है कि ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो रिक्रूटमेंट होता है पब्लिक सर्विस में या फिर किसी और तरह से, वो मेरिट सिस्टम की बेसिस पे होता है। पहले जैसे कंट्रीज थे यूएसए यूके, वहाँ पे स्पोल सिस्टम ज्यादा प्रिवलेंट था, ज्यादा प्रचलित था, पर अब ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में मेरिट सिस्टम के बेसिस पे रिक्रूटमेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसिक्वेंस ऑफ स्पोल सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट? ऑप्शन ए नो रिलेशन बिटवीन जॉब एंड फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट, बी परमानेंट टेन्योर, सी पॉलिटिकल करप्शन, डी शीर इफिशियंसी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है स्पोइल सिस्टम का कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं है रिक्रूटमेंट के एस्पेक्ट में, रिक्रूटमेंट के लिए कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं है स्पोइल सिस्टम का। ऑप्शंस आपके सामने है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी परमानेंट टेन्योर। स्पोइल सिस्टम के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होता है उसके जो रिक्रूटी होते हैं, मतलब जो जिनका रिक्रूटमेंट होता है वो लोग परमानेंट टेन्योर उनका नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? इसके लिए आपको स्पोइल सिस्टम क्या है ये जानना जरूरी है। तो अगर आप लोग स्पोइल सिस्टम के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम लोग इसके लिए अलग से वीडियो देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी परमानेंट टेन्योर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेवेंट टू द मेरिट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट? मेरिट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन रिलेवेंट है? ऑप्शन ए
independent and neutral agency to conduct recruitment into public services. B. Permanent tenure of office of public servant. C. Public servants will have restricted political rights. Or D. All of the above. तो मेरिट सिस्टम से रिलेवेंट क्या नहीं है इसमें ऑप्शन, मेरिट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट से रिलेवेंट कौन ऑप्शन है ये बताना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ एबव, डी। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों रिलेवेंट है मेरिट सिस्टम से। अब देखते हैं तीनों ऑप्शन क्या है। इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल एजेंसी टू कंडक्ट रिक्रूटमेंट इनटू पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज में जो रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल एजेंसी होती है, जैसे हमारे कंट्री में यूपीएससी है, स्टेट के केस में स्टेट पीसीएस वगैरह। और बी है परमानेंट टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ पब्लिक सर्वेंट। जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनका परमानेंट टेन्योर होता है, वो लोग तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे थोड़े समय के लिए तो होते नहीं, वो लोग का टेन्योर परमानेंट होता है। कोई भी गवर्नमेंट आए कोई भी गवर्नमेंट जाए उनका टेन्योर, लेकिन पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं उनका टेन्योर परमानेंट होता है। तीसरा ऑप्शन है पब्लिक सर्वेंट्स विल हैव रिस्ट्रिक्टेड पॉलिटिकल राइट्स। इंडिया में पब्लिक सर्वेंट्स के कुछ रिस्ट्रिक्टेड पॉलिटिकल राइट्स है, लेकिन फ्रांस जैसे कंट्री में पब्लिक सर्वेंट को पॉलिटिकल राइट्स थोड़ा ज्यादा दिया जाता है। किसी क्वेश्चंस में वो लोग उसको भी हम लोग कवर कर सकते हैं। अगला सवाल है द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी इज अपॉइंटेड बाय। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करते हैं? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी कैबिनेट सेक्रेटरीट और डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यूपीएससी के जो चेयरमैन है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। अगला सवाल है द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर होते हैं उसको कौन अपॉइंट करते हैं? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी गवर्नर, सी स्टेट सेक्रेटरीट और डी चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट। जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे आप मान लो छत्तीसगढ़ है या यूपी है या बिहार है या फिर केरल कर्नाटक, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके जो मेंबर्स होते हैं उसको उस पार्टिकुलर उस कंसर्न स्टेट के गवर्नर अपॉइंट करते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ एक बात और आपको बताते चले, ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर होते हैं उसको अपॉइंट तो गवर्नर करते लेकिन उनके ऑफिस से, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर है उनको ऑफिस से हटाने का हक प्रेसिडेंट के पास होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर कितने सालों का होता है? ऑप्शन ए 3 इयर्स का, बी 5 इयर्स, सी 6 इयर्स और डी 7 इयर्स। तो ये जो टेन्योर होता है यूपीएससी के मेंबर्स का वो होता है 6 इयर्स के लिए। सो द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी इज फॉर 6 इयर्स। अगला सवाल है द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी रिटायर्स एट द एज ऑफ। जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं वो किस उम्र में रिटायर करते हैं? ऑप्शन ए 60 इयर्स, बी 62 इयर्स, सी 65 इयर्स और डी नो एज बार। करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 65 इयर्स। तो ये जो मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के वो रिटायर करते हैं 65 इयर्स और 6 इयर्स ऑफ सर्विस, जो पहले हो जाए। अगला सवाल है द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज। ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर कितने सालों का होता है? ऑप्शन ए 3 इयर्स, बी 5 इयर्स, सी 6 इयर्स और डी 7 इयर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 6 इयर्स। यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के मेंबर्स का टेन्योर 6 साल का ही होता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रिटायर्स एट द एज ऑफ। ऑप्शन ए 60 इयर्स, बी 62 इयर्स, सी 65 इयर्स और डी नो एज बार। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं वो किस उम्र में रिटायर करते हैं? जैसा कि हम लोग थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में देखे, यूपीएससी की जो मेंबर्स होते हैं वो 65 इयर्स ऑफ एज में रिटायर करते हैं और 6 ईयर ऑफ सर्विस जो भी पहले उसमें उनको वो रिटायर कर जाते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं वो किस उम्र में रिटायर करते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 62 इयर्स। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स होते हैं 62 इयर्स में रिटायर करते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बात कि यूपीएससी के मेंबर 65 इयर्स ऑफ एज में रिटायर करते हैं, वही स्टेट पीसीएस के मेंबर 62 इयर्स ऑफ एज में रिटायर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन दोनों का टेन्योर ऑफ 6 इयर्स ही होता है। दोनों का टेन्योर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स हो या यूपीएससी के मेंबर्स हो, दोनों का टेन्योर 6 इयर्स का ही होता है, बस उनका एज में डिफरेंस है।
यूपीएससी के केस में वो 65 एज में रिटायर करते हैं और स्टेट पीसीएस के केस में वो 62 की एज में रिटायर करते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा एडवांटेज नहीं है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिस्टम का? ऑप्शन ए है, इट इज इन कॉन्सोनेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। B. It ensures continuous supply of new ideas outlook into public services. C. It is economical. और D. It widens the area of selection. ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिस्टम का एडवांटेज कौन सा नहीं है, ये आप बताना। आप ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इट इज इकोनॉमिकल। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिस्टम होता है वो इकोनॉमिकल नहीं होता है। वहीं पे अगर बाकी ऑप्शन को देखा जाए तो ये प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होता है, मतलब कॉन्सोनेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में होता है, मतलब जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल है उसके हिसाब से होता है ये। और जहाँ पे ये है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिस्टम में। और इसमें क्या होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिस्टम में कि नए लोग आते हैं तो वहाँ पे नया आइडिया आता है ना, पब्लिक सर्विस में नया आइडिया आता है, न्यू आइडियाज आउटलुक इनटू पब्लिक सर्विसेज। और चूंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिस्टम में क्या होता है, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो इट वाइडन्स द एरिया ऑफ सिलेक्शन। तो ये तीनों इसका एडवांटेज है। वही ये इट इज इकोनॉमिकल, इट इज नॉट इकोनॉमिकल। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिस्टम इकोनॉमिकल नहीं होता है क्योंकि वाइड एरिया में एग्जाम्स कंडक्ट करने पड़ते हैं ना, तो ये इकोनॉमिकल नहीं होता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग? निम्नलिखित में से ट्रेनिंग का कौन सा एडवांटेज नहीं है? ऑप्शन ए, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। बी, इंक्रीज इन मोरल ऑफ वर्कर्स। सी, लेस स्ट्राइक्स। और डी, लेस सुपरविजन। तो इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है ट्रेनिंग का, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लेस स्ट्राइक्स। ट्रेनिंग और स्ट्राइक का क्या संबंध है? दोनों में से तो मुझे नहीं लगता, हमें नहीं लगता कोई संबंध है। देखिए, अगर अच्छा ट्रेनिंग किसी को प्रोवाइड किया जाए तो उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, ये तो सही है, चलो ये एडवांटेज है ट्रेनिंग का। दूसरा है कि अगर अच्छा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए तो अगर एफिशिएंसी बढ़ेगा तो लोग का मोरल भी बढ़ेगा, वर्कर्स का। तो बी भी इसका एडवांटेज है। और लेस सुपरविजन का जरूरत पड़ेगा। अगर लोग आपके अंडर काम करने वाले लोग को अगर अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए तो आप वो लोग को सुपरविजन तो कम करना पड़ेगा ना, उन लोग को सुपरवाइज कम करना पड़ेगा ना। आपको बार बार चीजों को बताना तो नहीं पड़ेगा ना, ये चीज ऐसी करनी है वैसी करनी है, अगर वो लोग प्रॉपरली ट्रेंड है तो वही। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन सी देखें तो लेस स्ट्राइक ये तो मैच नहीं कर रहा है ना, ये तो एडवांटेज नहीं ट्रेनिंग का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, इन इंडिया जुडिशियल एक्टिविज्म बिकम ए वेरी कॉमनली नोन फ्रेज, व्हाट डज इट रियली मीन? आप लोग आते जाते न्यूज में देखते होंगे जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, कभी कभी ये काफी पॉपुलर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है ये बताना। ऑप्शन ए, जुडिशियरी हैज वाइगरोसली स्टार्टेड क्लियरिंग द लार्ज बैकलॉग ऑफ केसेस टू प्रोवाइड क्विक एंड एफिशिएंट जस्टिस। B, the court have started intervening where the executive failed to do its duty or abused its authority. C, the judges have started taking part in politics. और D, none of you. तो जुडिशियल एक्टिविज्म का करेक्ट मतलब क्या होता है ये बताना, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द कोर्ट हैव स्टार्टेड इंटरवीनिंग वेयर द एग्जीक्यूटिव फेल्ड टू डू इट्स ड्यूटी और अब्यूज्ड इट्स अथॉरिटी। आप लोग देखते हो बहुत बार जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो कैबिनेट होता है या जो एक्जीक्यूटिव विंग होता है कंट्री में, जो एग्जीक्यूटिव काम करते वो अगर अपने ड्यूटी को प्रॉपरली निभा नहीं पा रहे तो ऐसे केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंटरवीन करता है। तो ये जो इंटरवेंशन होता है वो जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है। और ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म का थ्योरी है ये जनरली हम लोग को कहाँ से मिला, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ये हम लोग इंडिया का अपना तो इनिशिएटिव नहीं, मतलब इंडिया में तो सब पहली बार शुरू नहीं हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आपको ये बताना है जुडिशियल एक्टिविज्म कहाँ से लिया गया इंडिया में, है ना, ये बताना आप लोग कमेंट करके। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था 195, 181 टू 195। अगर आप लोग मेरे वीडियो को रेगुलर देख रहे हो तो आप लोग को पता होगा 15 क्वेश्चन के आंसर हम बताते हैं, मोर 15 क्वेश्चन आपको आंसर करने होते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अभी 196 टू 210 क्वेश्चन के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने, कमेंट करके आप लोग लाइव चैट में भी अपने आंसर्स बता सकते हो। तो क्वेश्चन है 196 है, हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज? जो ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं और सेंट्रल सर्विसेज होते हैं इसके मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी कैबिनेट सेक्रेटरीट और डी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको बताना है कि ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस के मेंबर्स को इन चारों में से कौन अपॉइंट करते हैं। ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग लाइव चैट में कमेंट करके बता सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगला सवाल है, हु रिक्रूट्स द मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस एंड द सेंट्रल सर्विस। सॉरी ये क्वेश्चन दोहरा गया है। अगला सवाल है 198, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज। जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के वो कौन होते हैं। ऑप्शन ए गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, बी चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट, सी चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट स्टेट या डी नन ऑफ इनमें से कोई नहीं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के वो कौन होते हैं ये बताना इन चारों में से। अगला सवाल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, एन एक्टिविटी, बी ए डिसिप्लिन, सी ए सब्जेक्ट स्टडी और डी ऑल ऑफ द अबव, ये बताना। अगला सवाल है, साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज जनरली एट्रीब्यूटेड टू। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी आर मिकेल, डी नन ऑफ अबव। अगला सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन इज लॉन्ग एंड स्लाइटली पॉम्पस वर्ड बट इट हैज अ हम्बल मीनिंग। हु सेड दिस, ये स्टेटमेंट किसका है। ऑप्शन ए हेनरी फ्यूल, बी पिफनर, सी इयन ग्लैडन और डी साइमन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल नहीं है। ऑप्शन ए क्लिंटल, बी कोऑर्डिनेशन, सी हिरार्की और डी यूनिटी ऑफ कमांड। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से ए ऑल आर इक्वल, बी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, सी ब्यूरोक्रेट्स आर एबव लॉ और डी पॉलिटिशियंस आर एबव लॉ। अगला सवाल, uniformity of treatment is considered as an important feature of। option A private administration, B public administration, C both private and public administration और D none of above। करेक्ट ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइए। Administration would differ from one field to another according to subject matter। This statement explains the administration होता है जो एक दूसरे से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक फील्ड से दूसरे फील्ड तक सब्जेक्ट मैटर में डिफरेंट होता है, डिफर करता है। ये स्टेटमेंट किसको एक्सप्लेन करता है, कौन से व्यू को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन ए इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बी मैनेजरियल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सी नैरोअर व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डी वाइडर व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगला सवाल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट वेदर फॉलिंग इन द स्फीयर ऑफ द लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशियल ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने में सब कुछ को इंक्लूड करता है, हर तरह की एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है गवर्नमेंट का, या तो वो लेजिस्लेटिव एक्टिविटी हो, एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी और जुडिशियल ब्रांच से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो, तीनों ब्रांच से रिलेटेड गवर्नमेंट का, तीनों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड करता है। ये कौन सा व्यू है। ऑप्शन ए इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, बी मैनेजरियल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, सी नैरोअर व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डी वाइडर व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगला सवाल है, हु सेड politics has to do with the expression of the state will whereas administration had to do with the execution of these policies। ये स्टेटमेंट किसका है। ऑप्शन ए फ्यूल, बी वुड्रो विल्सन, सी एफ जी गुडनॉ और डी टेलर। इनमें से किसका है ये स्टेटमेंट। अगला सवाल है, which of the following is not a hindrance in the evolution of the science of public administration according to Robert Dahl। रॉबर्ट डॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हिंड्रेंस नहीं है इवोल्यूशन ऑफ साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ऑप्शन ए इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशनिस्ट्स, बी सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, सी अनसर्टेनिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और डी वैल्यूज परमिटिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनमें से कौन सा हिंड्रेंस नहीं इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इवोल्यूशन ऑफ साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डॉल, ये बताना आपको। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए वुड्रो विल्सन, बी एल डिवाइड, सी एफ डब्ल्यू टेलर और डी एफ जी गुडनॉ। फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो वीडियोस में हम कुछ एक्स्ट्रा बातें बताते चलते हैं, उसको भी अगर आप ध्यान से सुनते हो ना तो कुछ क्वेश्चन को आप सॉल्व ऐसे ही कर सकते हो। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग हैज कॉल्ड हिरार्की एज द स्केलर प्रोसेस। किसने हिरार्की को एज अ स्केलर प्रोसेस कहा था। ऑप्शन ए मूने, बी रिले, सी एल डिवाइड और डी कुलिंग। इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए होगा या किसी और टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो जरूर कमेंट करके बताइए।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।